अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। काफी देरी हो गई। राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से एनुअल प्रेडिक्शन हो चुका है और आज ये लग्न की, जो यहाँ पे लग्न आधारित एनुअल प्रेडिक्शन जनरली किया जाता है, उसका पहला वीडियो है और आज 25 दिसंबर हो गई है। वो मुद्रा बैच का पूरा जो भी सेटअप था उसमें सच में ये हम पहले कोशिश ऐसी कर रहे थे कि 31 दिसंबर तक आते आते सब कुछ संपन्न हो जाए और अभी 25 दिसंबर को शुरुआत हो रही है। दोनों को मिला के देखिएगा। आपकी कुंडली में हो सकता है कि आपका लग्न और आपकी चंद्र राशि एक ही हो। चंद्रमा जिस भी खाने में होते हैं उस नंबर की राशि आपकी चंद्र राशि होती है। लग्न, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होता है। लग्न मतलब आप खुद, मतलब आपका मेष लग्न है तो लग्न कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। 2025 का वर्ष कैसा जाएगा आपके लिए। षटग्रही युति बनने वाली है और जिन भी लग्न के लिए हर किसी के जन्मांक में षटग्रही युति बनेगी, तो जो आपके जन्मांक में बनेगी, मीन राशि आपके जन्मांक के 12वें घर में जाती है। बहुत सारे लोगों का इस पूरी सीरीज के लिए, लग्न की सीरीज के लिए इसलिए भी कंसर्न ज्यादा है कि षटग्रही युति बनने वाली है और मेष लग्न वाले और भी ज्यादा थोड़े से डरे हुए होंगे। आज सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, स्लो मूविंग प्लैनेट्स और आपके लग्नेश मंगल का जो ट्रांजिट है उसके ऊपर भी। तो ओवरऑल वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपके व्यक्तिगत जन्मांक में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है तो फिर 2025 में आप बहुत सारी मुसीबतों से बच के रहेंगे। अब प्रश्न ये उठेगा कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि अगर अच्छी अवस्था में है, हमें देखना नहीं आता, हम क्या करें। मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है। मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 2nd हाउस से चल रहा है। 2nd हाउस फाइनेंसेस को डिनोट करता है, 2nd हाउस फैमिली को डिनोट करता है और 2nd हाउस आपकी वाणी को डिनोट करता है। ठीक, तो अगर इन तीनों क्षेत्रों में, पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और आपकी वाणी में भी एक गजब की सालसता या शालीनता आ गई है, तो आप मान के चल सकते हैं कि देवगुरु आपके जन्मांक में अच्छी पोजीशन में है। तो देवगुरु का गोचर अभी मई 2025 तक वृषभ राशि में, मतलब 2nd हाउस में रहेगा। देवगुरु अतिचारी हो जाएंगे। तो सामान्यतः देवगुरु जो एक राशि में गोचर करते हैं, इस बार 3 राशि में गोचर करेंगे। तो 14 मई 2025 से ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और अक्टूबर 2025 के मध्य भाग के आसपास से ये आपके 4th हाउस में सुख स्थान में आ जाएंगे। तो ये तीनों स्थान देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं राहु की। राहु का गोचर अभी आपके 12वें स्थान से चल रहा है। 12वां राहु बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। तो पिछले 18 महीनों में ये 12वें राहु ने आपको बहुत सारी दिक्कतें दी होगी। देवगुरु की पॉजिटिवनेस थी लेकिन राहु की नेगेटिविटी भी थी। और जो षटग्रही युति बनेगी, सबसे चैलेंजिंग टाइम अगर हम कहें तो 29 मार्च से 18 मई तक का रहेगा। 2025 का सबसे चैलेंजिंग टाइम किसी भी लग्न, किसी भी राशि के लिए कह लीजिए। तो ये जो 51 दिन है उसे बिल्कुल संभाल के निकाल दीजिए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ईयर नहीं है। लग्न की 7.5 की शुरुआत होगी। कई लोग कहेंगे कि 7.5 तो चंद्र राशि से देखी जाती है। हाँ, किताबों में यही लिखा है। मकर वालों से पूछिए, मकर लग्न वालों से, कुंभ लग्न वालों से, कि लग्न की 7.5 क्या होती है। चंद्र की 7.5, चंद्र राशि की 7.5 अगर जन्मांक अच्छा है तो फिर कहाँ आया और कहाँ गया ज्यादा पता नहीं चलता। लग्न की 7.5 परेशान करती है। तो शनिदेव आपके 12वें घर में आएंगे। राहु निकलेंगे 18 मई को और शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए वहां पे आ जाएंगे। तो चीजें वहां पे थोड़ी सी नेगेटिव करेंगे, ये बात तय है।
राहु 18 मई से आ जाएंगे आपके 11th में, हाउस ऑफ गेन्स में। राहु जिस भी घर में बैठता है उसके प्रभाव को वह एक्सटेंड कर देता है। तो ऑल्दो 7.5 का फर्स्ट फेज है, 12वें घर का शनि है, लेकिन देवगुरु का पॉजिटिव गोचर 2nd हाउस से, फिर 3rd हाउस से और फिर सुख स्थान में, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। राहु आपके 11th हाउस में जाएगा, तो वो भी मध्य भाग के बाद आपके लिए पॉजिटिव है। जो क्रिटिकल टाइम है वो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का समय आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। चुपचाप जितना कम बोलेंगे उतना कम फंसेंगे। उस समय मर्यादा में बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। कोई कितना ही प्रोवोक क्यों ना करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन मत दीजिए। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार के वाद विवाद में सम्मिलित मत होइए। व्हीकल भी थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। तो ये एक समय का कालखंड ऐसा है कि जहां पे आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब मंगल के गोचर की बात कर रहे हैं। मंगल आपके लिए लग्नेश बनते हैं, तो वर्ष की शुरुआत में ये मंगल का जो पहला ट्रांजिट होगा जनवरी में होगा, 21 जनवरी को होगा, और फिर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तब तक मतलब जब वर्ष की शुरुआत होगी तो वो कर्क राशि में वक्री स्थिति में है। तो 21 जनवरी 2025 सुबह में ये मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये जो कर्क और मिथुन वाला ट्रांजिट है ये आपके लिए थोड़ा सा फलदायक नहीं दिख रहा है। कर्क में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मिथुन में जाएंगे, वापिस वक्री अवस्था में जाएंगे 12 डिग्री तक, और फिर वहां से मार्गी होंगे। तो एवरेज टू गुड वाला मंगल का ट्रांजिट जो आपके लग्नेश बनते हैं, लग्नेश का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो 21 जनवरी के बाद, मतलब जनवरी पूरा चला गया, जनवरी में 21 जनवरी तक वो कर्क में रहेंगे अपनी नीच राशि में और वक्री स्थिति में। तो हम महीने मंथ वाइज बात करते हैं। यहां पे क्या चीजें ली गई है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, मतलब देवगुरु का ट्रांजिट आपको समझाया, शनिदेव राहु, ठीक। और अब आपके लग्नेश की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी के ग्रहों की पोजीशनिंग बनती है उसके लिए यहाँ पे हर महीने को 10-10 दिनों में बांट के डेट वाइज प्रिडिक्शन किया जाता है। वो काफी हद तक एक्यूरेट रहेगा। यहाँ पे ऑन जनरल स्लो मूविंग प्लैनेट्स और आपके लग्नेश के ऊपर बताया जा रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव है, राहु आपके लिए पॉजिटिव है, शनिदेव 12वें घर में नेगेटिव है, और 51 दिनों का एक संकट काल है 29 मार्च से 18 मई तक का। अब लग्नेश की बात करते हैं। 21 जनवरी तक लग्नेश कर्क राशि में है, 4th हाउस में है, वक्री है, मतलब थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन मिथुन में कर लेंगे, फरवरी और मार्च महीने में मंगल देव का राशि परिवर्तन नहीं है और नक्षत्र परिवर्तन भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। फरवरी और मार्च में देवगुरु भी 2nd हाउस में होंगे। फरवरी और मार्च में शनिदेव भी आपके हाउस ऑफ गेन्स में है, 11th में है। तो 29 मार्च तक का समय फरवरी और मार्च का आपके लिए अनुकूल है। उसके बाद हमने कहा कि भाई 29 मार्च से लेकर 18 मई तक और कुछ भी मंगल का भी ट्रांजिट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12वें घर में शनि और राहु इकट्ठे रहेंगे। और ऐसे मेष लग्न वाले कि जिनके जन्मांक में किसी भी खाने में शनि और राहु इकट्ठे हैं, तो 2025 फिर आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रह के निकालना पड़ेगा। अब ये जो पूरा मिथुन और कर्क का गोचर चलेगा ये लगभग जून महीने तक चलेगा। तो जून महीने से आपके लग्नेश आपके 5वें घर में आ जाएंगे, वहां से परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनाएंगे। मंगल का गोचर जब 6ठे घर में जाएगा, मतलब 7 जून 2025 को फाइनली ये जो इतना लंबा समय हर 45 दिनों में राशि बदलने वाला ग्रह है, लेकिन ये लंबा गोचर है। तो ये कर्क वक्री होके मिथुन, काफी हद तक वो मिथुन में भी वक्री जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे आएंगे, वापिस कर्क में से पास होंगे, और फिर फाइनली
7 जून 2025 शनिवार के दिन ये सिंह राशि में आएंगे, मतलब आपके 5वें घर में। लग्नेश का 5वें घर में आना मतलब हाउस आकस्मिक सफलताओं का घर। तो जून महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जनवरी 21 जनवरी तक चीजें थोड़ी सी प्रतिकूल रह सकती है। फरवरी मार्च अच्छे हैं। 29 मार्च से 18 मई क्रिटिकल टाइम है, द मोस्ट क्रिटिकल टाइम। मेष लग्न वालों के लिए संभल के रहिए। 7 जून से जैसे ही लग्नेश आपके 5th हाउस में आएंगे, चीजें आपके लिए अनुकूल बनेगी। उसके बाद 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में आएंगे। तो 28 जुलाई को 6ठे घर में लग्नेश का जाना चीजें थोड़ी सी अनुकूल नहीं दिखा रहा है। तो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक का समय आपके लिए स्ट्रेसफुल रह सकता है। लग्नेश 6ठे घर में जाना। शनि नो डाउट देवगुरु अच्छी पोजीशन में है, राहु अच्छी पोजीशन में होंगे, लेकिन शनिदेव का 12वें घर में होना और आपके लग्नेश का 6ठे घर में जाना मतलब ये 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का जो समय है वो आपको सावधानी के साथ निकालना चाहिए। रूटीन कार्यों को शांति से करके निकाल दीजिए। उसके बाद मंगल तुला राशि में आएंगे और 27 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में जाएंगे, मतलब आपके 8वें घर में। 6, 8, 12 इसे त्रिक भाव कहा जाता है, कुंडली के अच्छे घर नहीं माने जाते, और वहां से जब लग्नेश का ट्रांजिट होता है तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ती है। तो 27 अक्टूबर, ये मैं तारीखें बोल रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 27 अक्टूबर की दोपहर को 3:53 पर ये वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो वहां से आपके लिए वापिस टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और वो चलेगा 7 दिसंबर तक, मतलब नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जाएगा। और 28 जुलाई से लेकर जो समय शुरू होगा वो 13 सितंबर तक, मतलब जुलाई की तो एंड आ गई। तो अगस्त का महीना आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है, नवंबर का महीना आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है, और वो 51 दिन बताएं वो आपके लिए डिफिकल्ट रह सकते हैं। ओवरऑल अगर हम तर्क निकालें तो लग्नेश के हिसाब से अगस्त का महीना, नवंबर का महीना, और षटग्रह युति 12वें घर में बनेगी। तो उसका अर्थ यह हुआ कि वो 51 दिन, वो कौन से समय अंतराल है। वर्ष आपके लिए पॉजिटिव है, देवगुरु पॉजिटिव में है, राहु पॉजिटिव में है, शनि 12वें घर में जाएगा। 21 जनवरी तक कर्क राशि में लग्नेश वक्री रहेंगे। तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेस, फरवरी मार्च अच्छा, 29 मार्च से 18 मई शनि राहु 12वें घर में इकट्ठे रहेंगे, कॉशियस रहिए। उसके बाद लग्नेश के हिसाब से देखें तो अगस्त का महीना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, और फिर क्योंकि 6ठे घर में कन्या राशि में होंगे 28 जुलाई से, और फिर नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा क्योंकि वृश्चिक राशि में 8वें घर से आपके लग्नेश का गोचर होगा। तो ये समय का कालखंड आपको शांति से निकालना चाहिए। शनिदेव 12वें में जा रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है या शनि संबंधित पीड़ाएं आपको हो रही है, पेट या पेट के नीचे के भागों में समस्याएं ज्यादा है, संध्या काल के बाद पारिवारिक वातावरण अचानक से बिगड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा कि शनि के डिस्क्रिप्टिव जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। तो जितने भी लोग पूछ रहे थे मेष लग्न का क्या होगा, पूरा चिट्ठा आपको बता दिया। पूरा वर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जो समय का कालखंड है उसे सावचेती के साथ निकाल दीजिए। तो आशा रखता हूं कि मेष लग्न के लिए जो भी डर था वो निकल चुका होगा। इतने समय अंतराल डेफिनेटली टफ रह सकते हैं, इसे और भी प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे हम डेट वाइज प्रेडिक्शन में। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।